Good morning, friends. How are you? I hope you all are well. So, after a long time, we are here, and we are going to discuss new topic or new unit of this digital system design. So far, we have discussed two units in which we have also discussed combinational circuits. So now we will discuss sequential circuits in this unit. This is unit 3 of digital system design. Okay, in this unit we will discuss sequential circuit. Okay, how we design a sequential circuit, what is a basic building block of this sequential circuit. Okay, so let's go. So this is digital okay, this is digital system design KEC 302. So this is your subject and subject code, and this is lecture series 46. Okay, and we are going to discuss sequential circuit. Okay, so in this unit we will discuss sequential circuit. So before starting to design a sequential circuit, first of all we will learn about a basic building block. With the help of this block we will design a sequential circuit. Okay, so first of all we will learn what is a sequential circuit. Okay, so you can understand better. So this is a combinational circuit. This is a combinational circuit. Okay, this is a combinational circuit, and you are giving here input and you are getting here output. Okay, this is a combinational circuit. So in this circuit the output is depending upon only the input value, and the output is not depending upon the previous output or previous state of the output. So here the output is depending upon only the input. But if you want to design a sequential circuit, for example, बैंक में आपने देखा होगा कि जो नोट होते हैं उनकी काउंटिंग जो की जाती है वो मशीन काउंट करती है 1 by 1 है ना। तो सपोज कीजिए वो मशीन मान लीजिए आपके पास 100 नोट्स हैं, मशीन में आपने लगा दिए, मशीन उसे काउंट करेगी। तो मशीन के पास सबसे पहले फर्स्ट नोट जाएगा, पहला जो पेपर है, पहला जो नोट है वो जाएगा, तो उसमें आपका आउटपुट 1 मिल जाएगा। ठीक है, फिर ये वाला 1 यहां आएगा और इसमें फिर एक और 1 आएगा, फिर आउटपुट आपको 2 मिलेगा। सिमिलरली फिर यहाँ ये 2 आएगा, फिर इसमें एक और ऐड होगा, फिर यहाँ आउटपुट 3 आएगा। ऐसे ही आपको 99 + 1 और फाइनली आपको क्या मिल जाएगा 100। तो एट ए टाइम एक नोट ही उस मशीन के पास आ रहा है, और वो जो प्रीवियस पहले उसने स्टोर करके रखा हुआ है आउटपुट, प्रीवियस आउटपुट, उसमें वो 1 को ऐड करके आपको फाइनल आउटपुट दे रहा है। तो यहां चेक कर सकते हैं कि ये 1 यहां आ गया, ये 2 यहां आ गया, तो इसका मतलब आपने सिर्फ एक ही तो दिया ना इनपुट, ये इनपुट है, यहां ये इनपुट है, और ये क्या है आउटपुट, जो प्रीवियस आउटपुट है। ठीक है, तो जो आपको नया आउटपुट मिल रहा है, दिस इज न्यू आउटपुट, जो न्यू आउटपुट मिल रहा है वो प्रीवियस आउटपुट प्लस इनपुट पर डिपेंड कर रहा है। तो ये जो प्रीवियस आउटपुट है 2, ये कहीं ना कहीं आपने इसको कहीं ना कहीं स्टोर करके रखा होगा, तभी उस वैल्यू को वहां से उठाया होगा, उसके बाद उसमें 1 ऐड करके और न्यू आउटपुट आपने दिया होगा। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर ये जो वैल्यू है, दिस वैल्यू और आएगी, जो वो वैल्यू आपने कहीं ना कहीं स्टोर की होगी, है ना, सिस्टम के अंदर कहीं ना कहीं स्टोर की होगी, फिर आपने उसे कॉल किया होगा, फिर उसे यूज किया होगा उसमें 1 ऐड करने के लिए।
Okay, so here you can see, so this is the output, and this output is depending upon this input and the previous output. This is the previous output. So you can say the output is depending upon this input as well as the previous state of the output. यहां पर प्रीवियस स्टेट पे डिपेंड कर रहा है, इसका मीनिंग ये हुआ कि प्रीवियस स्टेट को उसने कहीं ना कहीं स्टोर करके रखा हुआ है, तब वो वहां से कॉल करके उसमें 1 ऐड करके फाइनल आउटपुट आपको देगा। तो मैं ये कह रहा हूं, सपोज कीजिए कि ये मैंने पहला इनपुट दिया 1, यहां से इनपुट हमेशा एक ही पेज आएगा। देखिए मैं आपको यहां बताता हूं, अब ये 1 आया तो इसका आउटपुट आपको क्या मिला, 1, कॉम्बिनेशन सर्किट है, आउटपुट 1, ठीक है। अब यहां पर ये जो 1 है, मैंने इसको कहीं स्टोर कर दिया, ठीक है। तो ये मैंने यहां पर क्या कर दिया, मेमोरी लगा दी, और ये मेमोरी में मैंने डाटा जो आउटपुट आया है वो यहां स्टोर हो गया, इस मेमोरी में है सेव, ठीक है। और ये मेमोरी को मैं कॉल करके यहां यूज करूंगा। अब फिर से 1 आउटपुट आएगा, 1 इनपुट देंगे आप, और ये इसमें जाएगा, और यहां से ये 1 इसमें कॉल करेगा, तो ये 1 यहां जाएगा, और ये 1 यहां जाएगा, तो वैल्यू क्या मिली आपको, 2। तो नेक्स्ट आउटपुट क्या मिलेगा, 2। अब ये आउटपुट आएगा, यहां पर 2 स्टोर हो जाएगा। जब नेक्स्ट टाइम पे आएगा तो ये 2 आपका यहां है, और ये फिर से एक 1 आएगा, और आपको क्या देगा, ये 3। इनपुट पे केवल एक ही नोट है, लेकिन प्रीवियस आउटपुट को उसने स्टोर करके रखा हुआ है मेमोरी के अंदर। वो उस मेमोरी से उस आउटपुट को कॉल करता है, और जो इनपुट दिया है उसमें वो ऐड कर देता है। सपोज नेक्स्ट ये 3 अब यहां आएगा, अब जब अगेन आप 1 इनपुट देंगे तो ये 3 तो यहां कॉल कर दिया जाएगा, और इसके बाद इसमें 1 ऐड कर दिया जाएगा, और आपको क्या मिलेगा, 4। तो इस तरीके से आपका ये सिस्टम वर्क करता है। तो ओवरऑल यू कैन से हियर the output is depending upon this input as well as the previous state of the output. So for this previous state you will have to need to store the previous output. Where you store this previous output, that will be a memory. This memory will store this previous output. Okay, this memory will store this previous output and hold and lock. ओके, ये होल्ड करके रखेगी और लॉक करके रखेगी, और फिर नीड होगी तो फिर वहां से ये कॉल किया जाएगा डाटा, ठीक है। तो दिस इज द मेमोरी एलिमेंट that can store the previous output and it will be used for the next processing. Okay, so इस तरीके से आपका ये सर्किट वर्क करता है। अब ये जो सर्किट बना, दिस इज ए सीक्वेंशियल सर्किट in which the output is depending upon the input as well as the previous state of the output. Okay, तो ये है सीक्वेंशियल सर्किट। मैंने आपको एग्जांपल भी देके बताया किस तरीके से वर्क करता है, मैंने फंक्शनिंग बता दी आपको। नाउ if you want to design any sequential circuit, for this purpose first you will have to learn about this memory element, how to store this previous output in this memory element, what is the structure, what is this memory element, how we can store the value in this memory element, and how to lock and how to hold this memory, this value for the purpose of next processing. So before design this whole sequential circuit, first of all we will learn about this memory element, how we use this element, how we store the data in this memory element,
how to hold the data in this memory element. Okay, so this is the basic building block, basic building block of this sequential circuit. So memory element is the basic building block. Without this element you can't design a sequential circuit. So I hope आपको समझ में आ गया होगा कि सीक्वेंशियल सर्किट क्या होता है, उसके अंदर कौन सा चीज होता है. सो सबसे पहले हम इस मेमोरी एलिमेंट को जानने की ट्राई करेंगे कि ये क्या होता है, कैसे इसको बनाते हैं, कैसे इसमें डाटा स्टोर रहता है, कैसे होल्ड रहता है, ये मेमोरी किस तरह से वर्क करती है. ठीक है, तो इस मेमोरी के रिगार्डिंग बात करेंगे. आफ्टर दैट वी विल डिजाइन द सर्किट. ओके, सो दिस इज द मेमोरी एलिमेंट. अब यहां पर ये जो मेमोरी एलिमेंट है, ये जो मेमोरी एलिमेंट हम बात कर रहे हैं, ये मेमोरी स्टोर करता है. यहां पे आपके बहुत सारे एलिमेंट हो सकते हैं मेमोरी एलिमेंट, जो कि आपको एज ए मेमोरी वर्क कर रहे हैं और प्रीवियस आउटपुट को स्टोर करके रख रहे हैं और होल्ड करके रख रहे हैं. अब ये जो आपकी मेमोरी है, ये मेमोरी को हम डिजाइन करते हैं. इसका एक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है जो कि डाटा स्टोर करता है. हम उसे बोलते हैं, देखिए ये है मेमोरी. मेमोरी का जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है वो है फ्लिप फ्लॉप. वो है फ्लिप फ्लॉप. फ्लिप फ्लॉप एक आपका बेसिक एलिमेंट है जो मेमोरी के अंदर लगा होता है. बहुत सारे फ्लिप फ्लॉप लगा हो सकता है. ठीक है, बहुत सारे फ्लिप फ्लॉप लगा हो सकता है जो आपके प्रीवियस आउटपुट को स्टोर करता है, और हम उसे पूरे कॉम्बिनेशन को हम मेमोरी कहते हैं. तो जितनी भी मेमोरी डिजाइन होगी उसका बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है आपका फ्लिप फ्लॉप. ठीक है, तो ये आपका डाटा स्टोर करता है. जब आप फ्लिप फ्लॉप की बात करेंगे तो इस फ्लिप फ्लॉप का भी एक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है जिसे हम बोलते हैं बेटा लैच. ठीक है, ये लैच है. लैच फ्लिप फ्लॉप का बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है. ये लैच ही रिस्पॉन्सिबल है डाटा को स्टोर करके रखने के लिए. ये डाटा को होल्ड कर लेता है और होल्ड करके उसे लॉक कर देता है. फिर जब कभी भी आपको नीड होगी तो वो डाटा को चाहेंगे तो वहां से उठा सकते हैं, कॉल कर सकते हैं. वो एलिमेंट है लैच. तो मैं कह सकता हूं कि कोई भी फ्लिप फ्लॉप है उसका जो बेसिक एलिमेंट है वो लैच होता है, और लैच जो है आपका डाटा स्टोर करके रखता है. ठीक है, लैच जो है आपका डाटा स्टोर करके रखता है, और वो लैच उसमें कुछ और एडिशनल हम उसमें ऐड करते हैं लैच के साथ में, तो वो बन जाता है फ्लिप फ्लॉप. और कई फ्लिप फ्लॉप को हम कंबाइन करके एक मेमोरी बना लेते हैं. कई फ्लिप फ्लॉप को अरेंज करके हम मेमोरी डिजाइन कर लेते हैं. तो ध्यान रखना है कि लैच में 1 बिट स्टोर कर सकते हैं. इट विल कैपेबल टू स्टोर 1 बिट ओनली, मीनिंग कि आपका फ्लिप फ्लॉप 1 बिट को स्टोर करता है. इट विल बी कैपेबल टू स्टोर 1 बिट डाटा एट ए टाइम. सो आप ये कह सकते हैं कि आपका जो फ्लिप फ्लॉप है ये एट ए टाइम 1 बिट को स्टोर करता है. इफ यू वांट टू स्टोर 2 बिट देन यू विल नीड 2 फ्लिप फ्लॉप. If you want to store 3 bit, then you will need 3 flip flop. If you want to store 4 bit, you will need 4 flip flop, because of 1 flip flop can store only 1 bit. So how many bit you want to store, that is depend upon you totally. According to your storing bit, you can design your memory. Okay, so this is the whole fundamental concept. So अब यहाँ पर लैच की बात आ गई, तो अब हमें सबसे पहले लैच को ही समझना होगा कि लैच क्या होता है. ठीक है, लैच को ही समझना होगा, लैच क्या होता है. ठीक है, तो हम लैच को समझाते हैं आपको. लैच क्या होता है, देखिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेके बात करता हूं कैसे स्टोर करता है ये नॉट गेट है. ये लैच भी गेट से ही बनेगा. मैंने यहां सिंपल गेट ले लिया है. एंड गेट भी ले सकता हूं मैं, नैंड गेट भी ले सकता हूं, नॉर गेट भी ले सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है.
ठीक है, जनरली नैंड और नॉर यूनिवर्सल गेट को लेके बनाते हैं, पर मैंने आपको समझाने के लिए यहां एक छोटा सा नॉट गेट ले लिया है। ठीक है, अब आप देख सकते हैं ये आपका लैच है। ठीक है, ये आपका लैच है, नॉट गेट से मैंने बनाया है। तो ये इसका आउटपुट है और ये इसका बार है। ध्यान रखना इसके दो आउटपुट होंगे तो जो कि एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। ध्यान रखना ये दो आउटपुट रहेंगे जो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री रहते हैं। अगर यहाँ 1 होगा तो यहाँ 0, यहाँ 0 होगा तो 1। अगर ऐसा नहीं होगा तो वो आपका फ्लिप फ्लॉप स्टेबल नहीं होगा। ठीक है, वैलिड नहीं होगा, वर्क नहीं करेगा। ठीक है, तो चलिए कैसे होल्ड करके रखता है ये वैल्यू। मान लीजिए हमने इसमें 0 दिया, ध्यान रखना इनपुट भी यही है और आउटपुट भी यही है। अगर ये इनपुट QN है तो इसी जगह पर नेक्स्ट आउटपुट जो मिलेगा वो QN+1 मिलेगा। सपोज देखिए ये जो 2 है दिस इज QN, ठीक है, दिस इज QN, और ये जो मिला 3 दिस इज QN+1। तो आप ध्यान रखिएगा ये 2 भी यही मिल रहा था प्रीवियस स्टेट में, और नेक्स्ट स्टेट में जो आउटपुट मिल रहा है दैट विल बी QN+1। तो इनपुट भी यही है, आउटपुट भी यही है। यहां से आप देख सकते हैं इनपुट भी यही आ रहा था, आउटपुट भी यही आ रहा था। ठीक है, तो ये QN है, ये QN+1 है। नेक्स्ट स्टेट है, एक स्टेट आ गया। अब देखिए ये मैंने 0 जहां लिया, इनपुट दिया तो ये 0 यहां आया, 0 का ये बार करेगा तो यहां क्या आएगा 1, तो मिलेगा ना QN बार। फिर ये 1 यहां जाएगा तो क्या मिलेगा 1 का बार 0, तो QN+1 क्या मिला 0। QN क्या था 0। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने उसमें 0 स्टोर किया था, फिर एक साइकिल चलाया, आफ्टर दैट वी आर गेटिंग ऑल्सो 0। फिर देख लेते हैं 0 दिया, 0 का फिर अगेन 1, ये 1 यहां गया, 1 का फिर कॉम्प्लीमेंट 0, अगेन वी आर गेटिंग 0। इसका मतलब इसने इस लैच ने इस कॉम्बिनेशन ने आपका 0 को होल्ड करके लॉक कर दिया। अब आप इसको हमेशा 0 ही देगा, ये यू विल गेट 0, यानी 0 इसने स्टोर कर दिया। 1 कर लेते हैं, चलिए 1 दिया तो 1 यहां आया, 1 का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा 0, ये 0 यहां जाएगा, 0 का फिर से कॉम्प्लीमेंट क्या होगा 1। आपने 1 दे दिया तो आउटपुट भी आपको 1 मिल रहा है, और यही आउटपुट आपको मिलता रहेगा। इसने 1 को क्या कर लिया स्टोर कर लिया। इस तरीके से ये क्रॉस फीडबैक का एक अरेंजमेंट है लॉजिक गेट के साथ में, जो एज ए लैच का काम करता है, और ये फ्लिप फ्लॉप को डिजाइन करने के लिए बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है। मैंने यहाँ नॉट गेट से आपको समझाया है, लेकिन इसको किसी और गेट से भी समझ सकते हैं, नैंड या नॉर गेट से भी समझ सकते हैं। सिंपल गेट लेकर के मैंने आपको बताया कि किस तरीके से होल्ड करके रखता है। ठीक है, होल्ड एंड लॉक, फ्लिप फ्लॉप का मीनिंग क्या है होल्ड एंड लॉक, लैच का मीनिंग क्या है होल्ड एंड लॉक। तो जितना आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से ये आपका होल्ड एंड लॉक करता है। चलिए अब हम आगे आते हैं, अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी कि ये जो आपका फ्लिप फ्लॉप है इसके जो कुछ बेसिक फीचर्स हैं। इट कैन स्टोर 1 बिट ओनली एट ए टाइम, पहला फीचर। दूसरा ये या तो 0 स्टोर करेगा या 1 स्टोर करेगा, तो बाइस्टेबल। ठीक है, अब आपका जो फ्लिप फ्लॉप है उसका जो ऑपरेशन है वो या तो लैच मोड में काम करेगा या वो ट्रांसपेरेंट मोड में वर्क करेगा। व्हाट इज ए लैच मोड? लैच मोड का मीनिंग ये होता है, जैसे ये है लैच मोड में यहां की जो वैल्यू है, वो 0 0 है, इनिशियली वैल्यू 0 0 है। ठीक है, तो क्या होगा लैच में कि जो डाटा स्टोर है वही आउटपुट पे मिलेगा। जो डाटा स्टोर है इसके अंदर पहले से ही वही आउटपुट पे मिलेगा, वो चेंज नहीं होगा, तब वो लैच मोड में होता है। अगर आपको अकॉर्डिंग टू योर नीड वो आउटपुट चेंज करना है तो फिर उस कंडीशन में आपको ये वेरिएबल ये चेंज करनी पड़ेगी वैल्यू, और फिर अकॉर्डिंग टू योर नीड
आउटपुट आपको मिलेगा, फिर वहां पर जो स्टोर है वो नहीं मिलेगा, कुछ और मिलेगा, तो वो ट्रांसपेरेंट मोड होता है। ट्रांसपेरेंट मोड में जैसे मैं बात करूं कि आपका सेट हो गया, रीसेट हो गया, ठीक है ना, इन्वर्ट हो गया, इस तरीके से आपको मिलेगा, ठीक है। तो ट्रांसपेरेंट मोड में भी काम करता है, आपको क्या कराना है, ठीक है। तो ये लैच मोड में जो वैल्यू है वही मिलेगी और कुछ नहीं मिलेगा, वो फिक्स कर देगा उसको। लेकिन ट्रांसपेरेंट मोड में वैल्यू को आप चाहते हैं चेंज हो जाए, तो वो वैल्यू अकॉर्डिंग टू योर कंट्रोल इनपुट, दीज आर द कंट्रोल इनपुट। मैं जैसे फॉर एग्जाम्पल ये मैंने नैंड गेट लिया, अब देखिए ये पिन है, पिन नंबर 1 और पिन नंबर 2। अगर आपने इन पिन नंबर को 0 0 रख दिया, तब जो इसमें स्टोर है वही मिलता रहेगा। लेकिन आपकी 2 पिन है तो 2 पिन के साथ में 4 कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। अगर आपने 0 1 कर दिया, तब फिर ये कुछ और वर्क करेगा, फिर वो लैच में वर्क नहीं करेगा, फिर वो ट्रांसपेरेंट मोड में वर्क करेगा, वो डिपेंड करेगा। अगर आपने इसको 1 कर दिया, इसको 0 कर दिया, तो कुछ अलग बात होगी। 1 कर दिया और 1 कर दिया तो कुछ अलग बात होगी। दीज आर द कंट्रोल पिन्स, ठीक है। इनपुट यही दिया है, आउटपुट भी यही से मिल रहा है। दीज आर द कंट्रोल पिन, बट विद द हेल्प ऑफ दीज कंट्रोल पिन्स वी कैन चेंज द मोड ऑफ ए फ्लिप फ्लॉप, और वी कैन चेंज द मोड ऑफ ए दिस बेसिक एलिमेंट, है ना, किस मोड में काम कराना है आपको, दैट विल डिपेंड अपॉन ओनली द कंट्रोल पिन्स। सो यू कैन सी हियर, ये भी एक तरीके से एज ए इनपुट का काम करती है, लेकिन ये इनपुट नहीं है, ये सिर्फ कंट्रोल करती है कि किस मोड में वर्क कराना है, ठीक है। तो ये कंट्रोल के लिए होती है। दीज आर द कंट्रोल्स पिन, कंट्रोल्स पिन सबसे पहले याद रखना है आपको, कंट्रोल्स पिन, ठीक है। तो इस तरीके से ये वर्क करता है, ये भी लैच है आपका, ठीक है। चलिए, तो ये आपका बेसिक हो गया। अब मैं ये हमारा बेसिक एलिमेंट जो था फ्लिप फ्लॉप, वो हो गया। आपका लैच भी हो गया, कि लैच का फंडामेंटल कॉन्सेप्ट भी मैंने आपको समझा दिया कैसे वर्क करता है, ठीक है। विदाउट दिस लैच आप फ्लिप फ्लॉप डिजाइन नहीं कर सकते, ठीक है। चलिए, अब हम बात कर लेते हैं बेसिक एलिमेंट की, सीक्वेंशियल सर्किट की हमने बात कर ली कि क्या होता है। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं इस यूनिट के रिगार्डिंग। एक बार जब आप ये समझ जाएंगे फ्लिप फ्लॉप ये क्या होते हैं, तो फिर हम फ्लिप फ्लॉप को डिजाइन करना सीख जाएंगे, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि इस यूनिट के अंदर और हम कौन कौन सी जो कंटेंट हैं जिनकी हम स्टडी करने जा रहे हैं, क्या क्या स्टडी हम इस यूनिट में करेंगे, ठीक है। तो एक बार हम ओवरव्यू दे देते हैं आपको, ठीक है। दिस इज यूनिट 3 सीक्वेंशियल सर्किट, ओके। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, वी विल स्टडी फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप। फ्लिप फ्लॉप की स्टडी करेंगे, ठीक है। तो उसमें कई सारे फ्लिप फ्लॉप हैं। तो कई सारे फ्लिप फ्लॉप में जैसे फॉर एग्जांपल SR फ्लिप फ्लॉप, JK फ्लिप फ्लॉप, T फ्लिप फ्लॉप, T फ्लिप फ्लॉप, मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप, these all are the type of flip flop. The functionality of these all flip flop will be different. तो एक फ्लिप फ्लॉप को बनाया होगा पहले, उसकी कुछ शॉर्टकमिंग रही होगी, वो शॉर्टकमिंग को ओवरकम करने के लिए हमने कोई नेक्स्ट नया फ्लिप फ्लॉप बनाया होगा। ऐसे ही SR बनाया, उसकी कुछ शॉर्टकमिंग थी, फिर JK बनाया जिसने उसको रिमूव किया, JK की भी कुछ प्रॉब्लम थी, फिर हमने और फ्लिप फ्लॉप बनाए, बाकी के फ्लिप फ्लॉप बनाए हमने जिनके थ्रू हमने प्रॉब्लम सॉर्ट आउट किया, ठीक है। तो ये हम बात करेंगे, ये हम पहले ये बेसिक एलिमेंट पढ़ लेंगे फ्लिप फ्लॉप, ये हम इतनी सारी स्टडीज के अंदर करेंगे। दूसरा, जब आपने एक बार फ्लिप फ्लॉप को डिजाइन करना सीख लिया, तो उसके बाद सपोज कीजिए कि आप मार्केट में जाते हैं, आपको चाहिए JK फ्लिप फ्लॉप, और JK फ्लिप फ्लॉप आपका मार्केट में है नहीं, मार्केट में अवेलेबल है SR या T या D। तो फिर आपको एक फ्लिप फ्लॉप से दूसरे फ्लिप फ्लॉप को बनाना है, तो उसे कन्वर्ट कैसे करेंगे, है ना,
कन्वर्ट कैसे करेंगे, आपको तो जेके चाहिए और जेके मार्केट में है नहीं, मार्केट में अवेलेबल है एस आर डी टी, तो उनकी हेल्प से हाउ यू कैन डिजाइन योर रिक्वायर्ड फ्लिप फ्लॉप, सो दैट विल बी लर्न हियर हाउ टू कन्वर्ट ए गिवन फ्लिप फ्लॉप इनटू द अदर फ्लिप फ्लॉप। सो हियर एक बार ये सीख लिया तो फ्लिप फ्लॉप कन्वर्जन, फ्लिप फ्लॉप कन्वर्जन सीखेंगे हम। इसमें सीखेंगे जैसे एस आर से टी कैसे बना सकते हैं, जेके से टी कैसे बना सकते हैं, एस आर से जेके कैसे बना सकते हैं। इस तरीके से बहुत सारे कोई से फ्लिप फ्लॉप को किसी भी फ्लिप फ्लॉप में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी फ्लिप फ्लॉप को लेकर के कोई भी फ्लिप फ्लॉप आप डिजाइन कर सकते हैं। तो ये हम ये सेकंड स्टेप में लर्न करेंगे। जब आपने ये फ्लिप फ्लॉप सीख लिया, कन्वर्ट करना सीख लिया कि कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो हमारे पास फिर एक नया वर्क रह जाता है। ठीक है, वो है हमारा फाइनाइट स्टेट मशीन। ठीक है, फाइनाइट स्टेट मशीन, इसके अंदर से आपको एक क्वेश्चन आता है एग्जामिनेशन में और वो आएगा ही आएगा। ठीक है, तो फाइनाइट स्टेट मशीन को लर्न करने के लिए बेसिकली आपके पास मशीन होगी, मशीन आपकी दो तरह की हो सकती है, मीले मशीन और दूसरी हो सकती है आपकी मूले मशीन। ठीक है, तो जो मीले मशीन है आपकी, मीले जो मशीन है उसकी क्या है आइडेंटिफिकेशन, उसका जो आपका आउटपुट है, जो आउटपुट है आपका, वो आपका डिपेंड करेगा, सपोज कीजिए आपका आउटपुट है वो डिपेंड करेगा प्रेजेंट स्टेट प्लस इनपुट। अगर मशीन का आउटपुट प्रेजेंट स्टेट और उसके इनपुट पर डिपेंड करे तो वो आपको मिली मशीन होगी, और मूली मशीन में क्या होगा, मूले मशीन में क्या होगा, आउटपुट जो होगा वो केवल प्रेजेंट स्टेट पे डिपेंड करेगा, वो आपका इनपुट पे डिपेंड नहीं करेगा, तो वो मूले मशीन होगी। बात करेंगे आगे। तो ये आपका फाइनाइट स्टेट मशीन हो जाएगा। इसके अंदर आप स्टेट डायग्राम देखिए, इसके अंदर जो लर्न करेंगे आप स्टेट इक्वेशन, एक बार मशीन गिवन होगी तो उससे आपको स्टेट इक्वेशन मिल जाएगा। दूसरा स्टेट टेबल, तीसरा स्टेट डायग्राम। तो मशीन गिवन होगी उससे आपको स्टेट इक्वेशन निकालना होगा, फिर स्टेट टेबल बनाएंगे इस इक्वेशन से, फिर इसकी इक्वेशन की हेल्प से, टेबल की हेल्प से हम स्टेट डायग्राम बनाएंगे। स्टेट डायग्राम से टेबल, या टेबल से स्टेट डायग्राम, या स्टेट डायग्राम से मशीन, या मशीन से स्टेट डायग्राम कन्वर्ट, ऐसे बनाने के लिए आपको क्वेश्चन एग्जाम में आता है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा थर्ड पार्ट, जिसमें हम लोग बात करेंगे फाइनाइट स्टेट मशीन की रिगार्डिंग। यहां से एक क्वेश्चन आपको मिलेगा, यहां से एक क्वेश्चन आपको मिलेगा, यहां से। ठीक है, दूसरा आता है नेक्स्ट हमारा टॉपिक, वो होता है हमारा काउंटर। काउंटर एक होता है रिपल काउंटर, एक होता है सिंक्रोनस। रिपल को हम असिंक्रोनस भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये काउंटर पढ़ेंगे, आपको काउंटर के बारे में, ये भी काउंटर ही था, यहाँ पे काउंटर था, तो ये रिपल, और यहाँ से एक काउंटर डिजाइन करने के लिए आपको एग्जाम में आता है। और ये आपका जो काउंटर है आप डिजाइन करेंगे, इसके लिए यही फ्लिप फ्लॉप को यूज करके करना होता है। ठीक है, इसी फ्लिप फ्लॉप को यूज करके इसको डिजाइन करना होता है। तो ये फ्लिप फ्लॉप बेसिक एलिमेंट है किसी भी चीज को डिजाइन करने के लिए। तो ये काउंटर स्टडी करेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे मेमोरी की, रजिस्टर की बात कर लेते हैं। रजिस्टर्स की बात करेंगे। ठीक है,
रजिस्टर्स की पढ़ाई स्टडी, जैसे सीरियल इनपुट, सीरियल आउटपुट, सीरियल इनपुट, पैरेलल आउटपुट, पैरेलल इनपुट, सीरियल आउटपुट, पैरेलल इनपुट, पैरेलल आउटपुट, ये रजिस्टर्स हैं। और एक होता है यूनिवर्सल रजिस्टर, वो उसकी भी स्टडी करेंगे। ठीक है, जब रजिस्टर सीख जाएंगे आप, काउंटर सीख जाएंगे आप, तो एक और टॉपिक बचता है इसके अंदर, सीक्वेंस जनरेटर। सीक्वेंस जनरेटर, कोई भी सीक्वेंस है आपको उसको जनरेट कराना है, तो उसके लिए भी आप एक सीक्वेंशियल सर्किट डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो इतने सारे टॉपिक्स हम लोग इसके अंदर स्टडी करेंगे। ठीक है, तो ये आपका जो यूनिट है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और विदाउट दिस यूनिट आपका जो डिजिटल सिस्टम डिजाइन है वो आपका जो है कंप्लीट नहीं हो सकता है। ठीक है, कंप्लीट नहीं हो सकता है। तो इसके लिए इस यूनिट को अच्छे से समझना है आपको, अच्छे से ध्यान देना है आपको, सीरियसली इसको देखना है। कोई चीज भूल रहे हैं तो वीडियो को पीछे आपको रिवर्स करके फिर से देख लेना है। ठीक है, अच्छे से समझने का ट्राई करना है। तो ये मेरा जो था अबाउट दिस यूनिट 3 सीक्वेंशियल सर्किट, एक लिटिल बिट इंट्रोडक्शन था आपका। ये मेरी यूनिट 3 की सीरीज है जिसका 46 लेक्चर है। ठीक है, आप ध्यान रखना, अब कंटिन्यूअस आपको ये लेक्चर्स मिलते रहेंगे। एक एक लेक्चर्स आप मैं रोज बनाऊंगा और आपको ये लेक्चर्स मिलता रहेगा। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये सब समझ में आ गया होगा कि सीक्वेंशियल सर्किट का इंट्रोडक्टरी पार्ट क्या है, कैसे डिजाइन करेंगे, कौन सा बेसिक इसमें बिल्डिंग ब्लॉक है, और वो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक कितने टाइप का होता है, और कौन कौन से जो कंटेंट्स हैं हम इस यूनिट के अंदर स्टडी करेंगे, वो सारे मैंने आपको यहाँ बता दिए। और ये तक बता दिया है कि कहाँ से आपको क्वेश्चन करने को मिलता है। कोई भी कंपटीशन देने जाएंगे तो उस कंपटीशन में यहाँ से 2 या 3 क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे। तो इस यूनिट को आप इसके लिए अच्छे से समझना। ठीक है, so that is very important unit. Okay, thank you for watching this video. If you have any doubt or any problem, you can comment me and tell me what is your problem. I will try to remove and I will try to eliminate your problem as well as I will consider. Okay, so thank you for watching this video. Thank you very much.